नमस्कार दोस्तों, तारपा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 21 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले अपना मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। सफ़र में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने की ठान ली तो कीमत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जीवन की कहानी है कि अगर जिसने दृढ़ निश्चय अगर किसी लक्ष्य को पाने के लिए कर लिया है, तो अगर उसकी रास्ते में मुसीबतें आएँ तो उसकी अपने आप हिम्मत बढ़ जाती है। और अगर किसी का लक्ष्य ही कमज़ोर हो और किसी ने अपना क्या लक्ष्य को सही तरह से अगर आंका नहीं हो और उसके रास्ते में मुसीबत आई तो वो क्या हार जाते हैं। तो हारने वाले को क्या है, कभी भी लक्ष्य नहीं मिलता है। तो अपने रास्ते में अगर आपके लक्ष्य दृढ़ है तो हिम्मत अपने आप ही बढ़ जाती है और भी आप उसको क्या है चैलेंजिंग मान लेते हो कि अब तो और भी ज़्यादा हमें मुसीबतों का सामना करके अपना लक्ष्य पाना है। और अगर कोई रास्ता रोकने की कोशिश करे तो वो क्या है, जो जिसको लक्ष्य इतना मजबूती से उसने बांध रखा है तो उसका और भी ज़्यादा क्या है ज़रूरत बढ़ जाती है कि कोई मेरा रास्ता रोक रहा है, अब तो मुझे दृढ़ निश्चय करना है कि इस चीज़ को पाना ही पाना है। तो ऐसे ही है, अगर आपका बिकने का इरादा हो तो उसके दाम भी अक्सर कम हो जाते हैं। अगर किसी चीज़ को बेचना है, हमें हमें निकालना ही है तो उसका हम दाम कम करके भी बेच देंगे, और अगर बेचना नहीं है तो उसकी हम कीमत बढ़ा देते हैं। तो आप हमेशा अपनी कीमत बढ़ा के रखिए। हमें किसी से बिकना नहीं है, हमारा लक्ष्य अभी दूर है, हमें हिम्मत रखनी है और हमारी ज़रूरत भी बढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, हम जो कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया था कि नाइजीरिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो ये गलत सवाल है। गल्फ ऑफ गुनिया से ये नाइजीरिया टच करती है। और हाल ही में क्या नाइजीरिया ने क्या है इंडिया के साथ स्पेस जो फील्ड है उसमें इंडिया के साथ MOU साइन किया है। जो वर्ल्ड का टालेस्ट पियर ब्रिज है वो कौन मणिपुर में बनाया जा रहा है, वो कौन सी नदी पे है, तो ये इजाई रिवर के ऊपर है जो कि आसाम और मणिपुर के जो बॉर्डर पे है। तो याद रख लेना थोड़ा सा, इंडियन रेलवे इस पे काम कर रहा है। नेक्स्ट है जो टॉप पब्लिक इंस्टीट्यूशन पूछा है ना, ठीक है। तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट में टॉप पब्लिक इंस्टीट्यूट कौन सा था, तो IIT मद्रास था। नेक्स्ट है जो मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ओपन न्यू कंट्रोल लैब, जो इसने जो नई कंट्रोल लैब खोली है वो कहाँ खोली थी, तो ये पोरबंदर में खोली है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको क्या जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका C4 इनको टेस्ट करना है। जो प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर्स हैं वो C4 टेस्ट करेंगे, क्योंकि हाल ही में इंडिया ने क्या है अपना जो एक लेवल होता है सी फूड को एक्सपोर्ट करने का उसको टच नहीं किया है, उससे कम रह गई है। इसीलिए क्या है सी प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाएगा ताकि हम जो इंटरनेशनल रेगुलेशन है उनके हिसाब से अपने सी फूड की जो क्वालिटी है उसको बरकरार रखें। नेक्स्ट है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो क्रिएट किया गया था सेक्शन 46 ऑफ, तो मतलब कौन सा एक्ट था, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया। अभी ये हाल ही में न्यूज इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक क्लियर डाली गई थी कि जो PM केयर फंड है उसका का सारा रुपया नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में ट्रांसफर किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है कि ये जो लोगों के डोनेशन पे बना है इसको हम कोई नहीं कर सकते, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। नेक्स्ट है इंडियन अक्षय ऊर्जा डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये इंडियन अक्षय ऊर्जा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ इसी दिन को क्या सद्भावना दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किस दिन किया जाता है, इसी के दिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे, उनका जन्म दिवस था। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा रिलीज की गई, तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज एंड इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च सेंटर बेंगलुरु के द्वारा की गई है। तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना हो तो मेरा कल का जाके लेक्चर देख लीजिए, उसमें डिटेल में बताया गया है कि कैंसर के क्या कॉज हैं, कैंसर कितना बढ़ रहा है, कितने लोग इस साल कैंसर में लगभग 2025 तक कितने कैंसर के मरीज हो जाएंगे। लगभग 15.6 लाख जो कैंसर है के मरीज 2025 तक हो जाएंगे। नेक्स्ट है नो गो फॉरेस्ट। तो ये नो गो फॉरेस्ट क्या है, तो इसमें आपको पूरा लिखना है क्योंकि इसको किसने क्लासीफाई किया है, मतलब छोटे से इसमें मीनिंग नहीं होगा। तो इसको ये किसने क्लासीफाई किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको क्लासीफाई किया है कि जो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है और उनके अंदर जो कोल माइनिंग है वो नहीं परमिट की जा सकती, तो उस इन्हीं को डेंस फॉरेस्ट बोला गया है, नो गो फॉरेस्ट बोला गया है। तो हाल ही में क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल मिनिस्ट्री है वो इन जो नो गो फॉरेस्ट है इनके अंदर कोल माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट करी है। तो एक तो मिनिस्ट्री इस साइड ये होगी और दूसरी जो कोल मिनिस्ट्री है वो कोल लीज पे जो माइन लीज पे दे रही है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जो निंजा सिस्टम डेवलप किया गया था रेलवे के द्वारा, वो क्या है, तो ये अनमेन्ड एरियल व्हीकल जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो है कि जहाँ वहाँ के जो रेलवे ट्रैक हो गई, वर्कशॉप हो गए और रेलवे के जो परमिसेज है उनको जो UAV अनमेन्ड एरियल व्हीकल से मतलब बार बार आई ऑन स्काई के थ्रू
उन पर सर्विलेंस एक नज़र रखी जाएगी। नेक्स्ट है जो फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन सा है जिसने जो स्टेट मैंग्रोव ट्री को स्टेट का ट्री का दर्जा दिया है, तो वो है महाराष्ट्र। तो ये भी आप याद रख लेना। तो चलो अभी सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं। आज है 21 अगस्त, तो इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो आपको पता ही है कि टेररिज्म एक तो बहुत पूरे वर्ल्ड के लिए एक सबसे खतरनाक जो खतरा है वो है टेररिज्म। तो इसी के जो उपलक्ष्य में जो टेररिस्ट लोगों के जो बम ब्लास्ट होते हैं और इनके जो एक्ट के तहत जिन लोगों के जो परिवार हैं वो विक्टिम्स हैं, तो उन्हीं के लिए क्या है आज ये डे मेमोरेट किया जाता है, जो रिमेम्बरेंस ऑफ ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ, मतलब किसी के घर वाले हो गए, किसी के बच्चे हो गए, वो विक्टिम होते हैं, तो उन्हीं के लिए आपने जैसे देखे इंडिया में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक की वजह से किसी की क्या है जान चली जाती है। हाल ही में देखो जो पाकिस्तान पे भी एक अटैक हुआ था कि स्कूल के जो बच्चे हैं उन पे क्या है लगभग 152 बच्चों को टेररिस्ट ने मार दिया था एक आर्मी स्कूल में। तो उनके जो परिवार वाले हैं उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। अभी इंडिया में जो हमारे मुंबई पे अटैक हुआ था ताज होटल पे, तो बहुत सारे लोगों को टेररिस्ट ने मार दिया, तो उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। तो उन्हीं के जो घर वालों को एक कॉन्डोलेंस देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, तो उन्हीं के लिए ट्रिब्यूट किया जाता है। तो इस बार थीम लगभग ये है कि नॉट फॉरगेटन, हम इनको भूल नहीं सकते, स्टोरेज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो ये इस बार की थीम हो सकती है। तो आप याद रख लेना, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेररिस्ट के लिए आप इसके बारे में ऊपर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट है जो इंडिया और नेपाल के जो डिप्लोमेटिक डिस्कस हैं वो अभी शुरू हो गए हैं। तो ये फर्स्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो डिप्लोमेटिक लेवल मीटिंग हुई है, जो कि जो कालापानी की टेरिटरी डिस्प्यूट हुई थी उसके बाद की ये फर्स्ट है। तो आपको पता होगा कालापानी की टेरिटरी डिस्प्यूट क्या थी, कि जो हाल में क्या सबसे पहले क्या था, जो हमारे 8 मई को हमारे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या एक जो बॉर्डर रोड थी उनको ओपन किया था, मतलब उसको इनॉग्रेट किया था। उसके बाद जो नेपाल ने अपना जो मैप है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको चेंज किया, और इंडिया की जो ये 3 टेरिटरी हैं, ये लिपुलेख हो गया, ये कालापानी हो गया एंड ये लिम्पियादुरा, इसको पूरा एरिया को मतलब अपने मैप में इन्होंने शामिल कर लिया। तो इसके बाद ये एक डिस्प्यूट का काम ले गया। उसके बाद डिस्प्यूट के बाद ये पहली क्या है मीटिंग है। तो ये 8th मीटिंग है इंडिया नेपाल की ओवरसाइट मैकेनिज्म। तो 8वीं मीटिंग है ये नेपाल की और इंडिया की ओवरसाइट मैकेनिज्म। तो ओवरसाइट मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ओवरसाइट मैकेनिज्म क्या है, इंडिया और नेपाल का ओवरसाइट मैकेनिज्म है वो सेटअप किया गया था। जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, वो इंडिया में विजिट किए थे 2016 में। उसके बाद ये मैकेनिज्म होता। तो इसमें क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बायलैटरल प्रोजेक्ट, जो भी बायलैटरल प्रोजेक्ट है उनको इम्प्लीमेंट करना है और नेसेसरी स्टेप्स उनको टाइम पे कंप्लीट करने के लिए उठाना है। तो ये है ओवरसीज मैकेनिज्म। तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या हो सकता है, तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन, जो दोनों है इनके बीच में क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन होगी। फिर हो गया अरुण 3 एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया। फिर पंचेश्वर मल्टीपल प्रोजेक्ट, इसमें क्या है बाई नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है पंचेश्वर वाला, जो कि डेवलप्ड किया गया महाकाली रिवर बॉर्डरिंग और नेपाल एंड इंडिया। तो आप काली रिवर के बारे में जा सकते हो, जो काला पानी वाला है वो काली रिवर है, इसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनना है। तो वह पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ नेपाली पुलिस एकेडमी। तो नेपाल में पुलिस एकेडमी बनाने के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। और रामायण प्रोजेक्ट एक रिलीजियस टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, इन पे बात होनी थी। अभी तक भी बॉर्डर के जो डिस्प्यूट है इस पर कोई बात नहीं हुई है अभी तक। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब पॉइंट्स आपको याद रखना होना जरूरी है, क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन एग्जाम में लिख सकते हो, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इस डिस्प्यूट के बारे में किस तरह रिजोल्व किया जाए ये भी पूछा जा सकता है, और अभी तक कहाँ तक बातें पहुँची हैं। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन और इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर ने जो अपने टाइज हैं वो एक्सटेंड किए हैं, तो कि इसमें जो स्टार्टअप है इकोसिस्टम उसमें मतलब अच्छे से काम किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर क्या है। तो ये कोलेब्रेशन है जो कि एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर और बिजनेस स्वीडन के बीच में एक कोलेब्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, एम टू क्रिएट एन इकोसिस्टम टू ओपन इनोवेशन। इनोवेशन में क्या है, एक ओपन जो सिस्टम है वो उसको क्रिएट करना है। तो ये प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ, तो अंडर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गवर्नमेंट के बीच में हो गया, तथा गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन की जो हेल्थ एंड सोशल अफेयर मिनिस्ट्री होगी और एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इंडिया, इनके बीच में ये कोलेब्रेशन हुआ है। तो हाल ही में देख लीजिए स्टार्टअप को एक्सपेंड करने के लिए, जो स्टार्टअप में जो इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए ये मतलब टाइज एक्सपेंड हुई हैं। नेक्स्ट देख लीजिए स्वच्छ सुरक्षा
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अभी रिलीज कर दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो क्लीनेस्ट सिटी है वो इंदौर है, जो कि कंजिक्यूटिव 4th टाइम पे सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी है। ठीक है, तो आप याद रख लेना कि सबसे क्लीन सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के द्वारा कौन सी रही है, तो इंदौर रही है, जो कि लगातार चौथे टाइम पे 2017, 2018, 2019 और 2020 में ये इंदौर सबसे टॉप पे रही है। मध्य प्रदेश में इंदौर, और नेक्स्ट है जो उसके पीछे है सूरत गुजरात एंड नवी मुंबई महाराष्ट्र। वाराणसी भी ने भी टॉप किया है, वो है कि जो बेस्ट गंगा टाउन, जो गंगा के जो नदी के किनारे जो आसपास टाउन है उनमें वाराणसी ने सबसे ज़्यादा टॉप किया है। तो ये सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। तो ये आपको 2-3 चीज़ें हो गई, एक तो किसने टॉप किया, मेन टॉपिक, एक गंगा पे जो नदी है उसके किनारे पे जो कौन सा शहर है उसने टॉप किया, और ये किसके द्वारा सर्वे कराया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये सर्वे कराया गया। और फर्स्ट टाइम किसके द्वारा क्या हुआ, कौन सी फर्स्ट टाइम जो 2016 में जो ये सर्वे हुआ था उसमें किसने किया था, मैसूरू ने ये टॉप किया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें हाल ही में हमारे जो स्पीकर पार्लियामेंट के श्री ओम बिरला जी इन्होंने भाग लिया है। ये कॉन्फ्रेंस अभी वर्चुअली हुई है। तो ये कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई, सबसे पहले तो पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा, जो कि सपोर्ट की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज कराई गई। तो इस बार की थीम है, तो थीम आपको याद नहीं रखना है, बहुत बड़ी थीम है, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए कि मे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह है पार्टनर्स पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म एंड डिलीवर्स पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर पीपल एंड प्लानिट। तो मोटा मोटा ये याद रख लीजिए कि जो पार्लियामेंट की जो लीडरशिप है, जो कि लोगों को जो पीस, जो मतलब शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्लानिट को मतलब जो लीडरशिप है वो प्रोवाइड कराती है। तो इसी के रिलेटेड ये थीम है। अब आप तो फिर इतने समझदार तो हो ही, ताकि जो वर्डिंग को आप देख सको। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री लीडरशिप जो कि जो शांति और जो डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है पीपुल्स एंड प्लानिट को, तो इसके ऊपर में थीम रही है। तो ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जो 2000 में कराई गई थी, न्यूयॉर्क में कराई गई थी। तो ये देखते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है, जो ये एस्टैब्लिश की गई थी 1889 में, और जिसमें लगभग 178 कंट्रीज हैं जिसमें पार्लियामेंट है वो इसके मेंबर है। इट एज और इसमें क्या है कि परमानेंट ऑब्जर्वर भी है यूनाइटेड नेशन में, मतलब आईपीयू में एक परमानेंट ऑब्जर्वर है, स्टेटस दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन जनरेट्स ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है जो ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है वो कौन जनरेट करता है, तो ये इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन ऑपरेट मतलब जनरेट करता है। इट इज़ जॉइंटली प्रोड्यूस बाई, मतलब कौन कौन से प्रोड्यूस किया जाता है, तो एक आईपीयू के द्वारा और यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब आईपीयू के अनुसार इंडिया में कुछ बातें कही है, इंडिया के ऊपर तो कुछ बातें कही है, तो उसके बारे में है। तो इंडिया जो इंडिया की रैंक है 153, ये 119 नहीं है, 179 कंट्रीज हैं। एक मिनट में बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, 190 नहीं है, 190। ठीक है, ये याद रख लेना, 190 है। तो ये 153, 190, 190 में से 153 इंडिया का स्थान रहा है। ठीक है, तो नेशंस इन द परसेंटेज ऑफ वुमेन, जो इंडिया में जो परसेंटेज है 190 में से 153 स्थान रहा है, जो परसेंटेज ऑफ वुमेन है जो रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। तो लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज भी देखो, अभी तक और देशों में क्या है, जो हमारे देश में तो राष्ट्रपति भी लेडी रह चुकी है, रक्षा मंत्री रह चुकी है, वित्त मंत्री रह चुकी हैं, और दूसरा प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इंडिया में ये नहीं देखा गया, और देशों में इतने जो लेडीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं रहा है जितना इंडिया में रहा है। लेकिन फिर भी आपको देखना, अभी तक 33% का जो इंडिया में पार्लियामेंट में लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन अभी भी पेंडिंग है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको देख लेना, और आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। तो ये कमीशन किसके द्वारा सेटअप किया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के द्वारा सबमिट किया गया था। ठीक है, कमीशन सेटअप किया गया था। जो इसमें बताया गया है जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, वो 943 था 2011 में, जो कि 957 हो जाएगा 2037 में लगभग, ये बताया गया है। एंड जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की टच कर जाएगी 1.52 बिलियन 2037 में, जो कि 25% जो बेस है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2011 में से 25% बढ़ के ये 1.52 बिलियन हो जाएगी। और 2037 तक क्या है, इंडिया चाइना को ओवरटेक कर जाएगा और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। तो आपको पता है कि अभी पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कीम है कि हमें लोगों को खुद समझना होगा कि हमें 2 से ज़्यादा बच्चे मतलब नहीं रखने हैं, और ये सारा एजुकेशन पे डिपेंड रहता है। ठीक है,
और आउट इसमें माइग्रेशन रिपोर्ट भी की गई। सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है वो बिहार और उत्तर प्रदेश से हुआ। तो आपको पता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी ज़्यादा है और वहाँ पे क्या है, एजुकेशन कम है और एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ कम है। तो वहाँ से लोग क्या है, आउट होके और माइग्रेट होके दूसरे शहरों में जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया एंड दिल्ली में माइग्रेशन हो रहा है। वहाँ पे जो ये हो गया, एक जो पोर्ट सिटी हो गया गुजरात के आसपास, दूसरा महाराष्ट्र एक जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो वहाँ पे रोजगार के लिए इन जो राज्यों से लोग निकल के वहाँ जाते हैं। और ये भी बताया गया है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, 57% हो जाएगी 2036 तक। तो आपको पता भी है जो सिटियाँ भी बढ़ रही हैं, तो जो गाँव से लोग क्या जो कुछ जो रूरल एरिया हैं वो भी अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो फिर जनसंख्या क्या है अर्बन में काउंट की जाएगी। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है जो रीडेवलपमेंट जो एयरपोर्ट्स का है वो थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कुछ टाइम तक क्या उस पर पब्लिक प्राइवेट काम करेगी और जो जब लीज खत्म हो जाएगी तो वो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वो 3 एयरपोर्ट कौन से, जब जयपुर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया एंड गुवाहाटी हो गया, 3 एयरपोर्ट को लीज पे दिया अभी। तो ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा। तो आप याद रख लेना कि किसके द्वारा ये किया जा रहा है, तो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा। तो ये लीज होगी लगभग 50 साल के बाद, जिसमें ऑपरेशन होगा उनका, एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट हो गया और एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा। तो ये अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड इनका ये 50 साल तक काम करेगी। 50 साल कंप्लीट होने के बाद ये जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश की गई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। तो ये याद रख लेना आप एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रिएट करने, मतलब एयरपोर्ट बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और जो सिविल एविएशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये मैनेज कौन करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ ही में एक दूसरी एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है, उसको भी थोड़ा देख लेना। जो ये भी एक रेगुलेटरी एजेंसी है पहली बात तो, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको भी मतलब संवैधानिक तौर पे बनाया गया है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 के तहत बनाया गया और इसको 2019 में अमेंड भी किया है। तो ये किसका क्या काम है, जो टैरिफ्स हो गए उनको रेगुलेट करता है, जो फीस जो चार्ज की जाती है एयरपोर्ट को और जो पैसेंजर को है, और वो मॉनिटर करता है क्वालिटी सर्विसेज की एयरपोर्ट की। तो ये करता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ट्रैकलिंग कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट। तो ये लंबी रिपोर्ट है, लेकिन अभी कोविड-19 के चलते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रिपोर्ट है, तो इसको आप जरूर 1-2 बार याद करके जरूर याद करना। तो ट्रैकलिंग कोविड यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट, जो कि तैयार की गई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानती हो, ये एक यूएन का भाग है एंड जो लेबर के जो लेबर लॉज हैं ये बनाता है। दूसरा हो गया एशियन डेवलपमेंट, एक रीजनल बैंक है जो कि एशियन में डेवलपमेंट का काम देखता है, लोगों को लोन मतलब जो कंट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो लगभग इसके रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है लगभग 41 जो लैक्स इंडियन यूथ हैं। इंडिया के बारे में हमें इंडिया के बारे में जानना है, मेन हमें टॉपिक है इंडिया के और आसपास के रीजन के बारे में जानना होता है। तो लगभग 41 लाख लोग हैं वो क्या अपना जॉब खो बैठे हैं जो कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से। तो आपको भी पता है कि सब कुछ जब इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ ठप हो गई, जब लॉकडाउन चल गया तो बहुत लोग मिग्रेट कर गए और जब उनका जॉब छिन गया है। तो सबसे ज़्यादा क्या है जो जॉब जा गया है वो किसके तहत, जो वर्कर्स बिलोंगिंग टू फार्म एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो आपको पता है सबसे गया है। अब फार्म्स में कैसे गया आप जानते हो, तो आपने जब इकोनॉमिक्स की शुरू की क्लासें पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो बोलते हैं ना उनको छुपी हुई एक बेरोजगारी, वो कैसे जो सबसे ज़्यादा काम होती है वो फार्म्स में होती है। कि जहाँ फार्म्स पे अगर 3 बंदों का काम होता है और उसी फार्म्स पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो वहाँ पे 5 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया कि 2 बंदे हो गए ना, वो वहाँ पे अनएम्प्लॉय हो गया। तो अभी क्या जब सारे लोग वहाँ से अपने जो काम को छोड़ के वापस गाँव की तरफ आ गए, तो वो फार्म्स में भी एक तरह जो हिडन जो एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी। तो जो 13 कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन है, जो 13 एशिया पैसिफिक रीजन की जो 13 कंट्री में बताया गया है लगभग 1.15 करोड़ यूथ हैं वो अपना जॉब खो बैठे हैं। और इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग इंक्रीज हो चुकी है 32.5%। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेना, कभी कभी डाटा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है जो इस रीजन में जो साउथ एशिया का रीजन है, इसमें सबसे ज़्यादा श्रीलंका में जो अनएम्प्लॉयमेंट वो फेस करने को मिल रहा है वो है 37.8% का। और जो सबसे ज़्यादा जो इसको फेस किया है वो यूथ है, जो 15 से 24 साल के, उनको सबसे ज़्यादा अडल्ट से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा हीट हुआ है ये यूथ को। अब यूथ को कैसे हुआ है, उन्होंने एक तो वर्किंग आवर्स हो गई वो कम हो गए, अभी खुल भी गया है तो क्या वर्किंग आवर्स बहुत कम हो गए, तो इसकी वजह से आपको लोगों को एयर इंडिया जैसे लोगों को भी, एयर इंडिया जैसी एंटिटीज़ को भी क्या है
और इंडिगो जैसी इंटरटीवी वाले बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी क्या है अपने वर्कर्स को निकाले, क्योंकि वर्किंग आवर्स खत्म कम हो गए हैं, वर्किंग आवर्स में काम ही नहीं करे, कभी एक दिन से जा रहे हैं, कभी 2 दिन से 8 दिन जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो क्या है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल रहे हैं। और तो क्या हो गया एजुकेशन और ट्रेनिंग, आपको एजुकेशन का पता ही है कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा हैम्पर हुई है, उसके साथ ट्रेनिंग भी हैम्पर हो चुकी है। और एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना, वो भी मतलब अगर एक जॉब अच्छा नहीं लगा तो दूसरे जॉब में जा रहे हो तो वो भी बड़ा हैम्पर हुआ है। और जो स्कूल्स के बाद अगर हम कुछ बच्चे होते थे जो अपना पढ़ाई करने के बाद क्या है स्कूल से मतलब जॉब पे जाते थे तो स्कूल भी बंद हो गया और जॉब भी बंद हो गया, तो सारा ट्रांजिशन अभी बंद है। तो इसके बारे में ये रिपोर्ट बताई गई, ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना। तो न्यूज़ के लिए आज इतना ही। अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कुल जो कल का लेक्चर था उसमें से क्वेश्चन निकालें। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है जो नेशनल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो कितने साल के लिए वैलिड रहेगा ये बताया गया है। उसमें ये तो है कि वो सर्टिफिकेट के जब तक भी कितने भी आप अटेम्प्ट में एग्जाम में दे सकते हो, लेकिन वो सर्टिफिकेट कितने साल तक वैलिड रहेगा। दूसरा है जो नैरोबी कन्वेंशन हैज़ डेवलप्ड गाइडलाइंस टू मैंग्रोव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जो नैरोबी कन्वेंशन है वो कौन से रीजन के लिए जो मैंग्रोव्स जो इकोसिस्टम है उसको रिस्टोरेशन की बात करता है। नेक्स्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्पेशल पर्पज व्हीकल। जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है ये आपको बताना है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो NRA है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट कौन से ग्रुप के लिए करेगा, मतलब ये एग्जाम कौन से ग्रुप के एग्जाम के लिए लेगा। नेक्स्ट है टोबैको रिलेटेड कैंसर, जो एस्टिमेट है जो टोबैको से रिलेटेड जो कैंसर है जो कैंसर के केसेस हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर का, लगभग ये आपको बताना है कि परसेंटेज में कितना टोटल बर्डन ये शेयर करते हैं। पंचेश्वर जो मल्टीपल प्रोजेक्ट है कौन से 2 देशों का ये है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है विच सिटी टॉप्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, मतलब कौन सी सिटी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को टॉप किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा हेल्ड किया गया है। नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन वाज सेटअप बाई, तो ये नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन किसके द्वारा सेटअप किया गया था। तो न्यूज़ के लिए आज इतना है। इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हो skventure.blogspot.com से। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो ज़रूर डिसलाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वहाँ पे रोज़ की रोज़ आपको हर दिन का करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके आंसर भी आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।